वेलकम बैक टू सिलेक्शन पॉइंट। वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और सारे प्रश्न जो है पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल लाइन, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो बहुत गजब, क्या बात है। जो भी फ्रेंड्स नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आज का फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो था यूएनओ की स्थापना हुई थी, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा भी ध्यान देंगे कि 28 जुलाई 1914 ईस्वी को जो था ना आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1 सितंबर 1939 को जो था सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। और 10 जनवरी 1920 ईस्वी को जो था ना लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले जो राष्ट्र संघ बना हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को, 10 जनवरी 1920 को। इसका डिटेल्स देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस शामिल हैं। अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश यानी 193 सदस्य देश है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और अध्यक्ष और महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, सुधार आंदोलन क्या है? सुधार आंदोलन क्या है? देखिए साथियों, वीडियो के आप जितने लास्ट में जाओगे ना, सवाल आपके उतने ही इंटरेस्टिंग आएंगे, तो अंत जरूर देखिए, ठीक है। सुधार आंदोलन क्या है? आपके ऑप्शन है विवेचनात्मक ज्ञान का पुनः प्रवर्तन, पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह, परम राशि का उदय या मनुष्य के आचार व्यवहार में परिवर्तन। तो पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी। पोप के प्रभुत्व के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था हम उसी को बोलते हैं सुधार आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। देखिए डिटेल्स इसका। सुधार आंदोलन पोप के प्रभुत्व के खिलाफ एक विद्रोह था। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य धार्मिक क्षेत्र में रोम के पोप व चर्च के एक अधिकार को चुनौती देना था। अगला प्रश्न, फासिस्टवाद यानी फांसीवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई? फांसीवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? जर्मनी, जापान, इटली या रूस? तो इटली में, ऑप्शन नंबर सी, इटली में बेनिटो मुसोलिनी, इटली के तानाशाह मुसोलिनी के नेतृत्व में जो था ना वो फांसीवाद की विचारधारा शुरू हुई। तो ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा ये भी ध्यान दीजिएगा कि जर्मनी में जो था ना, जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ था। तो नाजीवाद कहाँ पे? जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में। और फांसीवाद कहाँ पे? तो इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में। ये डिटेल्स ठीक आप पढ़ लेंगे, क्लियर। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ है क्या? लोकतांत्रिक समाजवाद की इनमें कौन सी विधियाँ है? क्रांति या आम हड़ताल या तोड़ फोड़, समझाना और प्रचार करना। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ है तो समझाना और प्रचार करना, ऑप्शन नंबर डी, समझाना और प्रचार करना ही लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन और अराजकतावाद के सह सदस्य कौन था? रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन और अराजकतावाद के सह सदस्य कौन था? तो मिखाइल बैक्यूनिन, ऑप्शन नंबर ए, मिखाइल बैक्यूनिन जो था ना ये रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह मेंबर था। तो ऑप्शन नंबर ए मिखाइल बैक्यूनिन आप ध्यान देंगे। देखिए बैक्यूनिन लोक लुभावनवाद के शुरुआती दिनों में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। यह एक रूसी क्रांतिकारी अराजकतावादी और समूहवादी अराजकतावाद का संस्थापक था, मिखाइल बैक्यूनिन। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? बुद्धिजीवियों का, गरीब लोगों का, मध्यम वर्ग का या कामगार का? तो कामगारों का, ऑप्शन नंबर डी। समाजवाद जो है ना ये मूलतः कामगारों का मूवमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी, समाजवाद कामगारों का आंदोलन है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए इमाइल ने समाजवाद के संबंध में कहा है कि समाजवाद का अभिप्राय श्रमिकों के ऐसे संगठन से है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना है। अतः स्पष्ट है कि समाजवाद मूलतः कामगारों का आंदोलन है, ठीक, ध्यान दीजिएगा।
और ये किसने कहा था? तो इमाइल ने कहा था। ठीक, इमाइल ने कहा था कि समाजवाद जो है ये कामगारों का आंदोलन है। अगला प्रश्न, चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? ली ताइपू, सी हुआंगती, लाओ जे या कन्फ्यूशियस? बताइए किसने? तो सी हुआंगती ने, ऑप्शन नंबर बी। चीन का ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण जो था सी हुआंगती ने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर बी सी हुआंगती। इसके बारे में देखिए, चीन के सम्राट सी हुआंग की कल्पना के बाद दीवार बनाने में करीब 2000 साल लगे। इस दीवार का निर्माण किसी एक सम्राट द्वारा नहीं बल्कि कई सम्राटों और राजाओं द्वारा करवाया गया था। इस दीवार को 1970 ईस्वी में आम पर्यटकों के लिए खोला गया था। इस दीवार की लंबाई 6400 किलोमीटर है। ये दुनिया में इंसानों की बनाई सबसे बड़ी संरचना है। इस चीनी दीवार को देश की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन यह दीवार अजेय न रह सकी क्योंकि चंगेज खान ने 1211 ईस्वी में इसे तोड़ा और इसको पार करके चीन पर हमला किया था। इस चीनी दीवार को यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर में शामिल किया। यह एकमात्र मानव निर्मित संरचना है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। तो चीन की महान दीवार जो है ये एकमात्र जो है वो संरचना है मानव निर्मित, जिसको हम लोग अंतरिक्ष से भी, स्पेस से भी देख सकते हैं। और इसको यूनेस्को ने 1987 में जो था 1987 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया, विश्व धरोहर में शामिल किया था। अभी भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बर्मा म्यांमार को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? बर्मा, जिसको हम अब बोलते हैं म्यांमार, तो म्यांमार को जो था ना प्राचीन भारत में क्या बोलते थे? मलय मंडलम, याव द्वीप, स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप? तो स्वर्ण भूमि बोलते थे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बर्मा जो है म्यांमार को प्राचीन भारत में स्वर्ण भूमि कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, स्वर्ण भूमि। अब ध्यान रखेंगे। देखिए, बर्मा को छोड़कर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ब्राह्मण धर्म के माध्यम से हुआ। प्राचीन भारत में बर्मा को स्वर्ण भूमि कहा जाता था, तो स्वर्ण भूमि। मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? ग्रीनलैंड की खोज करने के लिए, चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए, गुड होप कीव का चक्कर लगाने के लिए, मतलब उदमासा अंतरिक्ष को बोलते हैं कीव ऑफ गुड होप, या कनाडा की खोज करने के लिए। तो चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मार्को पोलो जो है ना, मार्को पोलो चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए विख्यात है, तो ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। देखिए, मार्को पोलो चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए विख्यात है। और इसका जीवन काल क्या है? तो 1257 ईस्वी से लेकर के 1324 ईस्वी तक। अब ये ध्यान रखेंगे, ये इसका जीवन काल है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब पब्लिश हुई थी? कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? तो ये बताइए कब आया था? 1867 में, ऑप्शन नंबर सी 1867 ईस्वी में। 1867 में जो था आपका आया था दास कैपिटल, ध्यान दीजिएगा साथियों। और इसके अलावा जो था ना, इसके पहले, ठीक है, 1848 में जो था ना, 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिल करके एक और बुक प्रिंट कराया था। उसका नाम क्या था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र कब आया? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र, तो ये आपका कब आया था? तो 1848 में आया था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इसको मिलकर पब्लिश किया था। 1857 में जो था आपका सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो 1857 ईस्वी में। ये तो सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावे ऑप्शन नंबर जो डी है 1872 ईस्वी। तो इस वर्ष जो था ना 1872 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? भारत में प्रथम जनगणना हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुआ था। देखिए, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल सबसे पहले 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र भी पब्लिश किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 1848 होगा। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो ये था ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्रिटेन जो था सबसे बड़ा क्या बना? तो ये अपना ये जो था औपनिवेशिक शक्ति बन के उभरा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी ए जो राइट आंसर, ब्रिटेन। देखिए यहाँ पर डिटेल्स इसका, 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति बन के उभरा हुआ था, तो ब्रिटेन था ये। और ब्रिटेन जो था लगभग इंडिया पे लगभग जो था 200 वर्ष तक ये क्या किया था? राज भी किए हुआ था। निम्नलिखित में किस लड़ाई में नेपोलियन की अंतिम हार हुई? नेपोलियन जो कि फ्रांस का सम्राट था ना, फ्रांस का सम्राट नेपोलियन,
तो इसमें से किस लड़ाई में नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी? तो वाटरलू की लड़ाई, ऑप्शन नंबर डी। वाटरलू की जो लड़ाई हुआ था ना 18 जून 1815 ईस्वी को, तो वाटरलू की लड़ाई में जो था नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी। और ये फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई जो हुआ था 18 जून 1815 ईस्वी को, इसमें नेपोलियन की हार हो गई थी। यहाँ पर देखिए सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका। इसमें आपको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। ये 4 ऑप्शन है, हॉब्स, रूसो, लॉक और हिटलर। बताइए हिटलर कौन था? ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय था, ठीक है। ये आपका था सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी का तानाशाह। रूसो जो था, ये रूसो आपका फ्रांस में था, फ्रांसीसी क्रांति में, ठीक है। जॉन लॉक ग्रोमय क्रांति, इंग्लैंड का ग्रोमय क्रांति 1688। और हॉब्स जो था ना, हॉब्स ये चार्ल्स प्रथम को फांसी से संबंधित है, तो हॉब्स देख लीजिए। आपका यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, 3, ठीक है, 3, उसके बाद 1, मतलब क्या 3 1, देखिए कहाँ पे आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 1 जो है आपका बी वाले में है, 3 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक। देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे हॉब्स जो है ये संबंधित है किससे? चार्ल्स प्रथम को फांसी। रूसो फ्रांसीसी क्रांति। लॉक इंग्लैंड की ग्रोमय क्रांति 1688 में हुआ था। और हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? इनमें कौन सा व्यक्ति जो है इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? काउंट काउर, गैरिबाल्डी, बेनिटो मुसोलिनी या जोसेफ मैजिनी? तो बेनिटो मुसोलिनी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बेनिटो मुसोलिनी जो था ना, इटली का तानाशाह तो था, लेकिन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। काउंट काउर, गैरिबाल्डी और मैजिनी ने मिलकर जो था इटली का एकीकरण किया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, काउंट काउर को हम लोग इटली के एकीकरण का दिमाग बोलते हैं, गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार बोलते हैं, और मैजिनी को जो था ना, मैजिनी को हम लोग इटली के एकीकरण का जनक बोलते हैं, जनक या दिल या पिता भी बोलते हैं। तो देखिए ये है आपका, काउंट काउर को इटली के एकीकरण का दिमाग, गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार तथा मैजिनी को इटली के एकीकरण का जनक अथवा पिता भी कहा जाता है। लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति यानी NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा कब की थी? लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति घोषणा कब की थी? तो 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति घोषणा 1921 में की थी। अब ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या कहते हैं? मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेंटवाद, न्यूमिस्मेटिक्स, सिंडिकेटवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं सिंडिकेटवाद, ऑप्शन नंबर सी। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या बोलते हैं? सिंडिकेटवाद बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। इसके अलावा सिक्कों का जो अध्ययन है, सिक्कों का अध्ययन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अफीम युद्ध 3 देशों के बीच लड़े गए थे। अफीम युद्ध जो था ना, अफीम युद्ध ये किस किस देश के बीच हुआ था? ब्रिटेन और चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, भारत और चीन। तो अफीम युद्ध जो हुआ था ये आपका ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था अफीम युद्ध, तो ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। निम्न में किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई? तो इनमें से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई थी? तो 1911 ईस्वी के, ऑप्शन नंबर बी। 1911 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। 1911 ईस्वी, ध्यान रखेंगे। चीन की राष्ट्रीय पार्टी कुओमिंतांग की स्थापना किसने की थी? चीन की राष्ट्रीय पार्टी कुओमिंतांग की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है माओ त्से तुंग, डॉक्टर sun Yat-sen, शी जिनपिंग या जैक मा। बताइए किसने किया था ये? तो चीन की राष्ट्रीय पार्टी कुओमिंतांग की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा, गजब। ठीक है, बताइए किसने किया था ये? तो डॉक्टर sun Yat-sen ने ना, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर sun Yat-sen ने जो किया था, ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। कुओमिंतांग की स्थापना डॉक्टर sun Yat-sen। आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा था? आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये किसने कहा था? लुई 16वां, लुई 15वां, लुई 14वां या इनमें से कोई नहीं? देखिए ये प्रश्न आपका है फ्रांस की क्रांति से। ये सवाल है फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में, 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांस में क्रांति, ठीक है।
तो मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? तो लुई 14वां ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। लुई 14वां ने कहा था मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपॉल, विंस्टन चर्चिल, बोरिस जॉनसन या पामस्टन लिबरल? तो ये रॉबर्ट वालपॉल थे, ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट वालपॉल जो थे ना इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरिस ने जो था ना गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरिस ने 1932 ईस्वी को जब गए थे ना, जब ये लंदन गए थे हिस्सा लेने गोलमेज सम्मेलन में, तो उस समय। और इसके अलावा ठीक है विंस्टन चर्चिल हो गया आपका। ठीक है। बोरिस जॉनसन जो है ना, बोरिस जॉनसन ये वर्तमान में इंग्लैंड के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। तो ये सब आप पॉइंट भी याद रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार। बताइए सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ साथी हुई आपका? तो 1 सितंबर 1939 को। ठीक है। 1 सितंबर 1939 को, यानी जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था उसके साथ ही आपको सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था। तो कब? 1939 में ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1939 में, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त कब हुआ था? तो 1945 में। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 ईस्वी में। और फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? कैसर विलियम द्वितीय, बेनिटो मुसोलिनी, बिस्मार्क या एडोल्फ हिटलर? तो हिटलर ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रौना में हुआ था। हिटलर नाजी पार्टी से 1920 ईस्वी में जुड़ा और धीरे धीरे अपनी काबिलियत के बल पर नाजी पार्टी का नेतृत्वकर्ता बन गया। हिटलर ने नाजी पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह स्वास्तिक था। क्या था? स्वास्तिक था नाजी पार्टी का चुनाव चिन्ह। सवाल नंबर 24, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर इस सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन नंबर ए। मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है। देखिए यहाँ पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम किसने कहा था? तो वॉल्टियर ने कहा था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, वॉल्टियर ने कहा था। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसी पुस्तक है ये? तो वॉल्टियर का लेटर्स ऑन इंग्लिश, वॉल्टियर। कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। कानून की आत्मा यानी कि स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सामाजिक संविदा, ये पुस्तक है रूसो का। ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का पुस्तक है, ये भी आप ठीक है याद रखिएगा। ठीक है साथियों, पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लेंगे और ये सारे पॉइंट जो आप याद रखेंगे। और ये आज का अंतिम सवाल, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं किसने कहा था? प्लेटो, मैकियावेली, जॉन लॉक या कार्ल मार्क्स? तो जॉन लॉक ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये जॉन लॉक ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है। इसके अलावा आप भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। प्लेटो जो है प्लेटो इसका एक आपका फेमस बुक है रिपब्लिक। ठीक है। तो रिपब्लिक जो है रिपब्लिक किसका बुक है ये साथियों? रिपब्लिक किसका बुक है ये? तो ये आपका बुक है प्लेटो का, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये सवाल एग्जाम में कई बार आते भी है। इसके अलावा साथियों तो डिटेल्स है यहाँ पे आपको। प्रख्यात राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में यह कहा, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। मतलब क्या कि जहाँ द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट ये बुक किसकी है? तो ये पता किसका है? जॉन लॉक का ये बुक है। ठीक है साथियों, तो बस इतना ही आज के लिए। वीडियो जो है वीडियो ठीक है आप ठीक है लाइक जरूर कीजिए और बस इतना ही आज के लिए। ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए आप। ठीक है। और बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।